हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट 6 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो जो है सेट नहीं हो पाया, उसकी साइज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज फिर से मैं स्टूडेंट्स पार्ट 6 अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अपने बात कर चुके थे स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3D सीरीज की बात चल रही थी, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या बोलो आप 3D श्रेणी जो है, या बोलो 3D ट्रांजिशन सीरीज, उसके कैरेक्टर्स अपने पढ़ रहे थे। और कैरेक्टर्स में अपने फर्स्ट पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड पॉइंट फर्स्ट टू 6, एंड जो लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस किया था मीन्स पॉइंट नंबर 7 से जस्ट पहले, वो था आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, यानी उत्प्रेरकीय गुण। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ा सा आपको मैं दो रिएक्शन इसके अंदर रह गई थी, वो फिर से बता देता हूँ, दो एग्जांपल्स, और फिर अपने आते हैं अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर। वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अपना हो गया था, फिर भी थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में और बताऊंगा कुछ। मेनली तो अपने 3 पॉइंट बचे हैं, कलर, इंटरस्टेशियल कंपाउंड एंड एलॉय फॉर्मेशन, रंग। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनमें कलर या रंग जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्यों बोलते हैं इनको, अंतराकाशी यौगिक क्यों बोलते हैं इनको, एंड एलॉय फॉर्मेशन यानी मिश्र धातु का निर्माण भी कर सकते हैं, एलॉय कैसे बना सकते हैं, तो इन सब की बात करनी है अपने को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको मैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में लेके जाता हूं फिर से। पॉइंट नंबर जो 6 था अपना, तो पॉइंट नंबर 6 कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। यानी उत्प्रेरकीय गुण। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? उत्प्रेरकीय गुण। इसकी बात अपने कर चुके हैं। अगर आपको ये इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पर आए स्टूडेंट्स। तो सारी डिटेल से अपने बात की है, कैसे ये कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, पूरे डिटेल से अपने इसको समझा है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक तो रिएक्शन थी एथिलीन से पॉलीथीन। ठीक है, जो रिएक्शन उस वीडियो में नहीं आ पाई, मिस हो गई थी, तो फिर से बता रहा हूं इससे पहले वाले पार्ट में। तो एथीन से क्या बनाना अपने को? पॉलीथीन बनाना है। अपने को बनाना है एथीन टू पॉलीथीन, एथीन टू पॉलीथीन। ठीक है, या इसको पॉली एथीन भी बोल सकते हैं, पॉलीथीन या पॉली एथीन। यानी अपने को एथीन से किसकी फॉर्मेशन करनी है? पॉलीथीन की फॉर्मेशन करनी है। या बोलो इथाइलिन से क्या बनाना है? पॉली इथाइलिन बनाना है। तो एथीन पॉलीथीन क्या, पहले ये देखो, एथीन आप सभी जानते हो, एथीन को अपने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये तो आपको ध्यान है, इन सब को हटाते हुए अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं किसकी? अपने एथीन की। तो एथीन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप सभी जानते हो, इथाइलिन बोल दो, एथीन बोल दो, क्या बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? पॉलीथाइलिन में। अब पॉलीथाइलिन क्या है? तो इसमें पहले मैं कैटलिस्ट बता दूं आपको, यहाँ TiCl4 यूज करेंगे, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है? टाइटेनियम है। ठीक है, तो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करते हैं, वही प्रॉपर्टी अपने देख रहे हैं। तो इस रिएक्शन में भी टाइटेनियम आ रहा है, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, या फिर संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो इसलिए अपने इस रिएक्शन को लिया। ये क्या है? एथिलीन। इससे क्या बनाना है? पॉलीथीन। तो इसमें क्या है, मैं N क्या ले रहा हूँ? इसकी यूनिट ले रहा हूँ। ठीक है, N इकाइयां लेता हूँ, यानी N मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन के कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने? N यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इथाइलिन या एथीन मॉलिक्यूल्स को, यानी N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1000 में, 10,000 में, काफी बड़ी यूनिट ली जाती है इसकी। तो काफी सारे अपने क्या लिए? एथाइलिन के मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, एक इथाइलिन, 2, 3, इस तरीके से एक कंटेनर मान लो बहुत सारे इथाइलिन है। अब उन इथाइलिन को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। यानी इथाइलिन जो है ना, वो सभी सेपरेट है बट एक साथ है, उन सबको क्या करना है? आपस में जुड़ना है, और जुड़ करके एक बड़ी सारी चेन बनानी है। ठीक है, एक बड़ी सारी श्रृंखला बनानी है। तो इथाइलिन से पॉलीथीन बनेगा। जब चैन बनेगी वो किसकी बनेगी? पॉलीथीन की। अब ये चैन कैसे बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। ठीक है,
फिश हुक एरो, +1 में अपनों ने पढ़ी है इसके बारे में बात। फिश हुक एरो, अर्ध तीर से इसको मैं दर्शा रहा हूँ। पूरा तीर या पूरा जो एरो आता है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को बताता है। यहाँ पर हाफ एरो आ रहा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ गया, दैट मीन्स CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें कन्वर्ट हुआ ना, ये CH2 डबल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आया ये आगे फिर आगे चेन बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर जो आया वो आगे इधर आगे चेन बनाएगा। चेन बनाने का मतलब कि CH2 की काफी सारी यूनिट आपने ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बताइए, एक CH2 ये है तो N का मतलब बहुत सारे हैं, तो एक आगे भी तो और मॉलिक्यूल होंगे ना इथाइलिन के। तो मान लो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा है CH2, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड था, ये भी ब्रेक हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, दोनों मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। फिर आगे से आगे ये क्या है, इस तरीके से ये लाइन इधर भी बढ़ेगी और ये लाइन इधर भी बढ़ेगी, दोनों साइडों में ये क्या है, इस तरीके से ये क्या करेगी, इसका इंक्रीज होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या, बड़ी सारी चेन बन जाएगी। तो इथाइलिन से क्या बनेगी, इस तरीके से पॉलीथीन। तो अपने इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए ना लिख करके शॉर्टकट डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको उन्होंने बॉन्ड दिखा दी, यानी आगे बॉन्ड फॉर्मेशन को उन्होंने शो कर दिया, और यहाँ ब्रैकेट लगा करके इसके आगे क्या लिख दिया, n का मतलब है कि आपने जो n की वैल्यू ली थी, जैसे मान लो आपने n की वैल्यू 1000 ली है, तो ये क्या है 1000 टाइम आगे क्या रिपीट हो रही है। 1000 जो है इथाइलिन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जा रहे हैं, बड़ी सारी चेन बनती है। तो इसको बोलते हैं एथिलीन, इसको बोलते हैं पॉलीथीन, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो एथीन से इस तरीके से क्या बनती है, पॉलीथीन, और इसकी फॉर्मेशन होती है TiCl4 यानी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो कैटालिस्ट है, और यहाँ पर Ti जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसीलिए अपने इस रिएक्शन को नोटिस किया। एक रिएक्शन थी कि HNO3 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन करनी है आपको, HNO3, ठीक है, HNO3 फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे अपने इसको P ब्लॉक लेसन है, लेसन नंबर 7 P ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर डिटेल से इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने फॉर्मेशन करनी है आपको किसकी, HNO3 की। जब नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन की जाती है ना, तो उस रिएक्शन को ओस्टवार्ड मेथड बोला जाता है, यानी उस मेथड को क्या बोला जाता है, ओस्टवार्ड मेथड। तो ओस्टवार्ड मेथड है नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन की, ठीक है। उस मेथड में एक जो रिएक्शन है यहाँ पर यूज होती है, यानी क्या इसमें कई 2-3 रिएक्शनों के अंदर क्या है, HNO3 बनता है। तो उस रिएक्शन का एक पार्ट है जो अपने यहाँ पर ले रहे हैं, और वो पार्ट जो है वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है उस पार्ट में वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि HNO3 फॉर्मेशन जिसको बोला जाता है ओस्टवार्ड मेथड, ओस्टवार्ड विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ओस्टवार्ड मेथड बोला जाता है। तो ओस्टवार्ड मेथड क्या है, HNO3 फॉर्मेशन की मेथड है। और HNO3 बनाते समय बीच में, ठीक है, डायरेक्ट HNO3 नहीं बनता है। तो HNO3 बनाने से पहले अपने को क्या बनाना पड़ता है, NO बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, और NO क्या है, HNO3 तो नाइट्रिक एसिड आप जानते हो, तो NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। मींस नाइट्रिक ऑक्साइड बना करके फिर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो पहले अपने को NO की जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट अपने नाइट्रिक एसिड नहीं बना सकते। अब फिर ये NO जो आगे फिर क्या HNO3 में कन्वर्ट होता है। तो मैं ये रिएक्शन ले रहा हूं। NO की फॉर्मेशन कैसी होती है, तो NO की फॉर्मेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, अमोनिया NH3 प्लस क्या चाहिए, O2 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ कैटलिस्ट यूज होता है PT मींस प्लेटिनम, और प्लेटिनम क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप चेक कर सकते हो। प्लेटिनम क्या है, एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग यहाँ टेम्परेचर होता है, अभी हाई टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट PT की प्रेजेंस के अंदर NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड की, और प्लस साथ में क्या बनता है, H2। तो ये रिएक्शन है, आप देख सकते हो। यहां से N और O, यहां से नाइट्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, शॉर्टकट याद रखने का तरीका, ठीक है। इस तरीके से NO की फॉर्मेशन हुई, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करके क्या बना दिया, H2O। अब बैलेंस करना है, अभी प्रॉपर बैलेंस अभी नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक इसकी याद रखो आप, 45, क्या बोला मैंने, 45, फिर मैंने क्या बोला, 46, ठीक है, 45 46, सिंपल 45 46। अब ये बैलेंस रिएक्शन आप चेक कर सकते हो। 4 NH3 लेने, 5 O2 लेने हैं, तो 4 NO बनेंगे और 6 H2 बनेंगे। तो ये थी ओस्टवार्ड मेथड, जो किसमें यूज होती है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड के निर्माण के लिए इसको यूज किया जाता है।
और इस रिएक्शन में डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड नहीं बनता, बीच में एक स्टेप आता है जिसमें NO की फॉर्मेशन होती है। NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं तो प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसीलिए अपने लिए ये रिएक्शन क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम डी ब्लॉक एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक बात हुई अपनी कंप्लीट। अब अपने बात कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स? चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे थे? क्योंकि उनमें क्या था, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक है, मैंने बताया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंस है तभी वो एज ए मैग्नेट वर्क करता है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेट के लाइक वर्क नहीं करता। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये एज ए मैग्नेट वर्क करते हैं, और इसको उन्होंने बिल्कुल इस पार्ट को उन्होंने समझ लिया है इससे पहले वाले जो अपना लेक्चर उसके अंदर, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा इसमें और ये बताना था कि इसमें थोड़ी सी डिटेल ये बतानी थी कि हमने बात की थी 3 टाइप के क्या होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पर 3 टाइप्स से अपने सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे मेनली तो 2 टाइप्स थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर, चुंबकीय गुण के आधार पर जो सब्सटेंसेस है उनको अपने 2 भागों में बांटा। इसमें डिवाइड किया था, एक तो लिखा था डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक को उन्होंने क्या लिखा था, प्रति चुंबकीय। क्या लिखा था, प्रति चुंबकीय। हिंदी में इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, प्रति चुंबकीय। डायामैग्नेटिक के लिए हिंदी में जो वर्ड यूज हुआ वो क्या है, प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक। और एक था क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। हिंदी में जो वर्ड यूज होता है वो क्या है, अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय। डायामैग्नेटिक बोलो या डायामैग्नेटिज्म बोलो, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है ना उसको उसको तो बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म, प्रति चुंबकत्व। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ये प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक प्रति चुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डायामैग्नेटिक क्या है, तो मैंने बताया था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये होगा कि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन डिनोट कर रहा हूं मैं, तो एन को मैं बता रहा हूं क्या है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये। तो यहाँ एन इक्वल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मतलब प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वो एब्सेंट रहते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट वर्क्स एज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये किस सब्सटेंस के समान काम करते हैं, वो प्रति चुंबकीय पदार्थ। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिज्म या प्रति चुंबकत्व। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यानी एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एन नॉट इक्वल टू 0। एन की वैल्यू कम से कम तो क्या होगी, 1 होगी, या फिर 1 से क्या है ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होंगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे अपने, पैरामैग्नेटिक या फिर क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, एब्सेंट है तो डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। अब किसी ने अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चलो पहले इससे पहले मैं एक और बता दूं आपको, तो थर्ड वाला वो क्या है, एक कैटेगरी और है इसके अंदर। वैसे मेनली जो है ये कैटेगरी इसकी जो है 2 ही होती है स्टूडेंट्स, मेनली तो मतलब अपने जो मेन इसका क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इन 2 को ही लिया जाता है। थर्ड जो है ना एक्चुअली वो क्या सेकंड का पार्ट ही है। थर्ड जो उसको क्या बोला जाता है, थर्ड को अपने यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो एक बार इसको यहां लिख देते हैं, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक। आई थिंक आपको ये शो नहीं होगा यहां से, तो मैंने फेरोमैग्नेटिक लिखा है, ये फेरोमैग्नेटिक यहां लिख रहा हूं मैं थर्ड वाले को। तो थर्ड नंबर है उसको यहां लिख रहा हूं, फेरोमैग्नेटिक यानी बोलते हैं इसको लोहे चुंबकीय।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, या बोलो लोहे चुंबकीय पदार्थ, या बोलो फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, लोहे चुंबक, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। तो इन सब बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो ये समझना है कि मैंने कहा कि जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले का ही पार्ट है। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां भी है और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे। कंडीशन तो दो ही होगी, या तो नंबर ऑफ जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वो एब्सेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा कंडीशन तो होगी नहीं। तो एब्सेंट अपने बता दिया, प्रेजेंट भी अपने बता दिया। तो प्रेजेंट के अंदर इसका मतलब ये भी क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, उनके अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक पावर होती है वो इनकी कंपैरिजन में, पैरामैग्नेटिक की कंपैरिजन में कुछ ज्यादा होती है, बस। ठीक है, मतलब इसको ये कहते हैं अपने, इसमें हाई लेवल का मैग्नेटिज्म हो जाता है, उच्चतम कोटि का या फिर हाई क्वालिटी का, तो उसको किस में काउंट करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। कहने का मतलब पैरामैग्नेटिक ही है ये, बट इसमें पैरामैग्नेटिक से कुछ स्ट्रॉन्ग क्या है, मैग्नेटिक पावर होती है, तो इसको किसमें काउंट करते हैं, फेरोमैग्नेटिक, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लोहे चुंबकीय, या फिर लोहे चुंबक, तो फेरोमैग्नेटिज्म। तो अब बात करते हैं कि इन सब्सटेंसेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए इनको, तो इनका बिहेव क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो इनका बिहेवियर चेक करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए और उसमें इनको रखा जाए तो कैसा बिहेव शो करते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर देखना है अपने को, क्या देखना है, बिहेवियर इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या देखना है, बिहेवियर, व्यवहार देखना है, किनका, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड इसका देखना है आपको फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मैग्नेट होती है उसके अंदर इस तरीके से अपने लिखते हैं, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, एन से लिखते हैं नॉर्थ और एस से लिखते हैं साउथ पोल को। तो मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो अपने क्या करते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट ले आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है आपको, तो यहां पर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो मैग्नेट में प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या है, मैग्नेटिक लाइंस आपको निकलती हुई यहां पर दिखाई देगी, ये अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल, ये मैंने जो एरो बनाई ये क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या क्या जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, ये तो है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है इस तरीके से कि मैग्नेटिक जो लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ पोल क्या है, मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपने, यहां पर ला करके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं। यहां मैं इसको एक बार फिर से हटाता हूं यहां से, और यहां लेके आता हूं मैं क्या, ये मैं ले आया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी डायमैग्नेटिक, मैंने किसको रखा है, पी, पहले अपने डायमैग्नेटिक की बात कर रहे तो डी फॉर डायमैग्नेटिक। तो मैंने यहाँ पर डी का मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, और जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, और जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो क्या एज ए मैग्नेट वर्क करेगा, नहीं करेगा। और जब वो एज ए मैग्नेट वर्क नहीं करेगा तो ये लाइंस जो नॉर्थ टू साउथ पोल जा रही थी पहले, कब, जब तक यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रखा था, जब तक प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं रखा था तब तो की सीधी जा रही थी बिल्कुल। पर जैसे आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा वैसे ये लाइंस क्या है, ये लाइंस इस सब्सटेंस से रिपल करके जाने लग गई, यानी दूर भागने लग गई, इस तरीके से डिनोट करोगे आप। यानी ये जो लाइंस है वो क्या है, पहले ये लाइंस कैसे जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो अब इस सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण ये क्या हुआ, प्रतिकर्षण होने लग गया, इसके अंदर रिपल्शन होने लग गया। तो जो लाइंस है वो क्या है, इससे दूर भागने लग गई, हटने लग गई। तो ये कह सकते हो आप, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है ना उसको इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ने क्या कर दिया, पहले से कम कर दिया।
कम कैसे कर दिया? पहले तो बिल्कुल यहाँ पर क्या थी, हाई लेवल की लाइंस जा रही थी, यानी नंबर ऑफ लाइन ज्यादा थी, ठीक है, ये कह सकते हैं। और जैसे आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा वैसे ही ये लाइन से क्या हो गई, क्या होने लग गई है, दूर जाने लग गई, ठीक है। तो अपने इसका रीजन क्या दोगे आप? रीजन ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा किसके साथ में, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में। तो मैग्नेटिक जो लाइंस है वो क्या करेगी, रिपल्शन करेगी, तो इससे दूर भागेगी। इससे क्या करेगी, दूर भागेगी, यानी ये लाइंस पहले स्ट्रेट जा रही थी, अब ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से इससे दूर जाने की ट्राई करेगी। तो ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या इसकी जो तीव्रता है उसको ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज ही कर रहा है। यहाँ से पहले ज्यादा लाइंस जा रही थी और इसके कारण अब लाइंस क्या हो गई, यहाँ इस एरिया, इस रीजन से लाइंस जो जा रही है वो कम हो गई है पहले की कंपैरिजन में। तो ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर। ओके, दैट्स क्लियर। मैंने स्टूडेंट्स इससे पहले आपको बताया है कि अभी इसका रीजन क्या है, अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अपनों ने एक लिया ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में जैसे कि अपनों ने एक इलेक्ट्रॉन या फिर चलो 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो ऑर्बिटल है उसमें अपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1, ठीक है। जो एक सिंगल ऑर्बिटल है उसकी बात कर रहे हैं अपने, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन या फिर क्या होंगे, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या है, मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एज ए मैग्नेट वर्क करता है। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, वैसे ही जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को वैसे डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। और नॉर्थ पोल साउथ पोल किसके जैसा होगा, बिल्कुल मैग्नेट के जैसा होगा। तो ये भी एज ए मैग्नेट काम कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेट के समान क्या है, काम करता है। बट यहाँ दिक्कत क्या है कि अब इसका जो मैग्नेटिक जो मतलब इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक पावर की, या ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो क्या है, अपवर्ड है। इस इलेक्ट्रॉन की तो अपवर्ड है और इस इलेक्ट्रॉन की क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। बट इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो परिमाप है वो इक्वल है, ठीक है। जितना चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न कर रहा है उतना ही ये उत्पन्न कर रहा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया उतना इसने किया, बट दोनों ने एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में किया। तो इसने इधर और इसने इधर बराबर मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, इसने जनरेट किया, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, फिर म्यू इक्वल्स टू 0 आता है। आपको ध्यान होगा म्यू का फॉर्मूला क्या, सारी बातें उन्होंने पिछले वीडियो में की है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो वीडियो आप पहले देख लें। म्यू 0 कब आता है, म्यू नॉन 0 कब आता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण तो कैंसिल आउट हो गया, बट एक इलेक्ट्रॉन है तो कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ही, ठीक है। अपवर्ड है तो इसका मैग्नेटिक पावर ऊपर ही होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसको कैंसिल आउट कोई करेगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ जनरेट होगा, यानी ये एज ए मैग्नेट यानी एज ए चुंबक ये काम करेगा। यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आएगी, नॉन 0 होगी, 0 इक्वल नहीं होगी। तो ये था रीजन। तो जहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होने के कारण वो एज ए मैग्नेट काम ही नहीं करेगा। एज ए मैग्नेट काम नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक जो लाइंस है उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे वाले सब्सटेंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया, नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ टू साउथ पोल क्या है, मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से नॉर्थ पोल से आ रही है, साउथ पोल में जा रही है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर मैंने अभी कोई सब्सटेंस नहीं रखा। अब मैं रखता हूँ किसको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो इसको अपने हटाते हैं एक बार। जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पैरामैग्नेटिक यानी कि कैसा था, अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखने पर जो लाइंस पहले इस तरीके से जा रही थी वो लाइंस अब क्या है, इस सब्सटेंस के बीच में से होकर के जाएगी, इस सब्सटेंस के बीच में से होकर के जाने लगेगी, यानी इसको क्रॉस करते हैं, बिल्कुल इसके अंदर से जाएगी लाइंस इस तरीके से, ठीक है। मेरी बात समझ आई आपको। पहले ये लाइंस क्या थी, डायरेक्ट जा रही थी, ठीक है, जब तक अपनों ने यहाँ पर क्या नहीं रखा था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं रखा, स्ट्रेट जा रही थी, ओके। जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपने यहाँ पर रखा तो ये लाइंस इस तरीके से इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर से इसको पास करते हुए, ठीक है, इस तरीके से जाने लगती है। तो मैं ये बता रहा हूँ, बात समझ आई। इससे पहले वाले में क्या था, लाइंस दूर भाग रही थी, वहां रिपल्शन हो रहा था। तो यहाँ पर ये लाइंस पास क्यों आ गई, क्योंकि ये है क्या, पैरामैग्नेटिक है, ये तो अनुचुंबकीय है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दैट मींस ये एज ए मैग्नेट वर्क करेगा, चुंबक के समान काम करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र में जब आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक जो लाइंस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगी, लाइंस पहले जो स्ट्रेट जा रही थी अब क्या होगी, वो इसके अंदर से होकर के पास होने लगेगी, इसके अंदर से होकर के जाएगी। और पहले वाला था वो क्या कर रहा था, लाइंस को दूर कर रहा था। तो ये सारा खेल किसका है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा बिहेवियर होगा, नहीं है तो फिर जैसा पहले उन्होंने किया था वैसा होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करो आप फटाफट। चलो, तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की एग्जाम्पल की बात करें तो डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, प्रतिचुंबकीय, शॉर्ट में लिखा है मैंने प्रतिचुंबकीय। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जैसे मैंने लिखा Zn+2, ये एग्जाम्पल आप चेक करो ये क्यों है। मैंने लिखा Cu+1, आप चेक करो ये क्यों है। मैंने लिखा Ti+4। अब आपको चेक करना है कि ये डायमैग्नेटिक, ये मैंने डायमैग्नेटिक क्यों लिखे, ठीक है। रीजन आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका रीजन क्या है। Zn+2, Cu+1 और Ti+4 एज ए डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो क्यों है, रीजन क्या है बताओगे। और फिर मैं बता दूं आपको कौन सा पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय लिखा है। तो अनुचुंबकीय कौन से होंगे, जैसे अभी मैंने Copper+2 लिया था, अब मैं Copper+1 लिया था अभी उन्होंने, अब अपने Copper+2 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर अपने क्या ले लेते हैं, Ti+2 ले लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो सब्सटेंस है मैंने पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय माने, ये एग्जाम्पल, और इससे पहले वाले क्या माने मैंने, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। तो ऐसा क्यों किया मैंने, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दोगे, बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हो गए। और लास्ट जो था ना वो क्या था, लास्ट अपना जो थर्ड था, जो मैंने कहा था कि वो एक तरीके का पैरामैग्नेटिक ही है, पैरामैग्नेटिज्म ही है, बट उसमें कुछ पैरामैग्नेटिक से भी हाई क्वालिटी या ज्यादा पावरफुल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होता है, इसलिए उसको तीसरी कैटेगरी में रखा और उसका नाम क्या था, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लोहे चुंबकीय या लोहे चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। तो मैंने अभी बताया आपको कि फेरोमैग्नेटिज्म एक तरह का क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ही है, पैरामैग्नेटिज्म ही है, बट इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक से कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। यहाँ बिहेवियर चेक करने का जो तरीका स्टूडेंट्स वो कुछ अलग है। वो ये है कि आपको मैं ये बताऊंगा इसके अंदर एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि इसको अपने कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे अपने इसको, पैरामैग्नेटिक से, क्योंकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक अपने करें एक जैसा ही है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, तभी तो अलग कैटेगरी बनी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं अपने। तो यहाँ क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर होता क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का। जैसे मान लो आपके पास लोहे का टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक लोहे का टुकड़ा, ठीक है, आयरन, ठीक। ये लोहे का टुकड़ा है यानी Fe, जिसको अपने बोलते हैं आयरन, सिंबल इसका आयरन है, Fe है। अब इस लोहे के टुकड़े में ये आयरन जो मेटल है, ये बोल दो आप, इसमें क्या होंगे, आयरन के तो एटम होंगे बहुत सारे, Fe, इस तरीके से कई सारे क्या होंगे, आयरन के एटम होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे आयरन के क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। तो आयरन के अंदर अपने बताया भी बहुत सारे आयरन के एटम प्रेजेंट होंगे, और आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। इससे थर्ड या जो भी पार्ट है अपना फोर्थ, उसमें कि जो जब उन्होंने बात की थी किसकी, किसकी बात की थी, मेटेलिक नेचर की। तो मेटेलिक नेचर की जब बात की थी मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर दो तरह की बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एक कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, वो तो होता है किसके कारण, आउटर मोस्ट जो NS इलेक्ट्रॉन है उसके कारण बनता है। और एक होता है इनके अंदर कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा, सहसंयोजी बंध, जो बनता है N-1d में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन है, तो यहाँ पर इस आयरन के अंदर भी क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी के अंदर अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हो गया आप वहां देख सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आयरन है, कि आयरन का आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो आयरन के कॉन्फ़िगरेशन में आप देखते हो क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 and 4s2। तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, 3d6 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में देखने हैं आपको, डी में देखने होते हैं, डी सब सेल में। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये कितने, 6। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 दिखाई दे रहे हैं।
यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या होगा, ये तो क्लियर है कि ये एज ए मैग्नेट वर्क करेगा। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये किसके समान काम करेगा, मैग्नेट के समान, यानी मैग्नेट या चुंबक के समान व्यवहार करेगा या उसके जैसा बिहेव शो करेगा। अब रियल में होता क्या है कि जैसे ये एक आयरन है, इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, जैसे ये मान लो आयरन है, एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से, जैसे मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर अरेंज है। ठीक है, मतलब ये मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो किया इसके अंदर, जो आयरन एटम है, आयरन एटम को हटा दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो और भी कुछ जो दूसरे आयरन उनके अंदर, ठीक है, दूसरे आयरन जो अपने उसके अंदर, अदर जो आयरन एटम उनके अंदर, मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको, जो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डायरेक्शन जो है ना वो सेम नहीं, अलग अलग है। ये इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। अब डायरेक्शन सेम नहीं है इनकी, बट जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तब क्या होगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एक डायरेक्शन में सारे के सारे काम करने लगेंगे, और जब एक डायरेक्शन में सारे के सारे काम करने लगेंगे तब जरूर उसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो इनकी डायरेक्शन क्या, जैसे कि मान लो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसकी डायरेक्शन इधर है, इधर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे अपने, तो क्या होगा, ये एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और रियल में भी ये ऐसा नहीं है। अगर और आपको थोड़ा बताऊं मैं, तो क्या है, जो आयरन का जो अपने टुकड़ा लिया है उसके अंदर भी आयरन की जो एटम है ना वो ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि मान लो ये आयरन है, इसके अंदर ये कुछ आयरन के एटम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ये कुछ आयरन के एटम यहाँ जाके एकत्रित हो गए, ये कुछ आयरन के एटम यहाँ पर, और ये कुछ आयरन के एटम यहाँ पर जाके क्या हो गए हैं, इन्होंने क्या बना लिया, ग्रुपिंग कर लिए। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर क्या है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, कई सारे आयरन है ना, यहाँ पर एक आयरन नहीं लिया, कई सारे आयरन लिए, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन अनपेड वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मान लो। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर क्या उनका मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, और इस तरीके से इधर लेते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप वाले वो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बात अगर इसकी करें तो ये इस डायरेक्शन में काम करते हैं, और इनकी बात करें तो ये इस तरीके से अपने इसको बनाएंगे, इस डायरेक्शन में काम करते हैं। पहले मैंने क्या बनाया था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया, फिर मैंने आपको बताया रियल में होता क्या है कि कई सारे आयरन के एटम आपस में मिल करके ग्रुपिंग कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और उनका जो ग्रुप होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वो एक डायरेक्शन में नहीं होते, एक ग्रुप के एक डायरेक्शन में होंगे और दूसरे ग्रुप वाले के सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। दूसरे ग्रुप, एक ग्रुप इधर है तो एक ग्रुप इधर जा रहा है, मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी इस साइड में है तो इसकी इस साइड में है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो ग्रुप बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। ये जो सेट बनता है, ठीक है, ये जो ग्रुप बनता है आयरन के टुकड़े में, जो आयरन एटम का, उसको क्या बोला जाता है, डोमेन। क्या बोला जाता है, डोमेन, ये वर्ड यूज करते हैं, डोमेन। ये जो ग्रुपिंग हुई इसको डोमेन कहते हैं। तो इनके डोमेन जो है, ठीक है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तब तक ये कंडीशन है। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो इनके डोमेन है वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, बट जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दोगे, अभी ये एब्सेंस में रखा है, मान लो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड की किस में रखते हैं, प्रेजेंस में रखते हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड अपनों ने लगा दिया इस तरीके से, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, ठीक है, सपोज करो। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये जो डोमेन है, इनकी डायरेक्शन जो अलग अलग थी ना स्टूडेंट्स, वो डायरेक्शन अब क्या हो जाती है, सबकी एक ही डायरेक्शन हो जाती है। सभी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम, इस तरीके से। ये देख, ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। वैसे कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ यहाँ पर एटम्स हैं जो ग्रुपिंग करके अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। इनकी डायरेक्शन इधर है तो इनकी इधर है, सेम डायरेक्शन नहीं है। इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में उठा कर रख दिया तो क्या हुआ, इन सब की डायरेक्शन क्या हो गई, एक डायरेक्शन में हो गई। और जब ये सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप सोचो कितना पावरफुल ये फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने पर ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के समान एज ए मैग्नेट वर्क करने लगते हैं। और खास बात क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप हटा भी दो, आप एक बार आपने लगाया बाद में हटा दिया, तो हटाने के बाद भी इनका अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, ये ऐसे कैसे बने रहते हैं और अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसा पहला था वैसा ही है। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी एज ए मैग्नेट वर्क करते हैं, यानी परमानेंट ये मैग्नेट का काम करने लगते हैं। पहले जो एब्सेंस में नहीं कर रहे थे
प्रेजेंस में करने लगे और बाद में आपने उसको हटा दिया, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके बाद भी इनके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट रहा। अब यहाँ क्या था, ये तो पैरामैग्नेटिक है, जो डायमैग्नेटिक है, सॉरी पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब कौन सा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय के अंदर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया ना, तो वो डायरेक्शन तो उनकी क्या हो गई थी, अरेंज हो गई थी, ठीक है, मतलब होता है कि उनमें डायरेक्शन उनमें अरेंज होती है। डायरेक्शन की बात उन्होंने नहीं की, किसके अंदर, जैसे कि यही बात अपने किस में कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, पैरामैग्नेटिक में, अनुचुंबकीय में। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो भी इस तरीके से बिहेव शो करते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद क्या होता है, हटाने के बाद इनका बिहेवियर वापस क्या है, बैकवर्ड, पीछे जैसा, पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। यानी इनमें टेम्परेरी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है और इनमें परमानेंट होती है। तो कहते हैं इनका चुंबक तो स्थायी होता है और उनका क्या होता है, अस्थायी होता है। कौन से वालों का, पैरामैग्नेटिक, किसका, अनुचुंबकीय वालों का। और जो लोहे चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद या मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो एज ए मैग्नेटिक काम करते रहते हैं। ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स क्लियर। तो ये थी बात इनकी प्रॉपर्टीज की। एक बात आपको वो बता रहा था मैं इसके अंदर, मैग्नेटिज्म हो गया आपका, हाँ, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर, मैग्नेटिज्म पर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। यानी हीट करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉस होता है। अगर आप मैग्नेट को ऊंचाई से फेंक देते हो, ठीक है, थ्रो आउट कर देते हो, तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ कम हो जाती है हीट करने से, ठीक है। उसको किसी हाइट से आपने फेंक दिया या उसको आपने क्या किया, बीट किया, पीटा मैग्नेट को, तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं इसके अंदर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, दोनों में सेम है। जैसे आपसे पूछ ले भी फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है, दोनों में टेम्परेचर का सेम ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों की कम होगी, ठीक है। तो अब एग्जांपल भी हो गए, इसके एग्जांपल रह गए। तो इसमें क्या है, आप याद रख लो, फेकोनी आपको याद है ना, और एम है, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज के एलॉय, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जो मैग्नीज के क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। अभी नेक्स्ट अपने टॉपिक आएगा, इसी की बात करेंगे, मिश्र धातु। लास्ट टॉपिक है ये अपना, मिश्र धातु, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज की जो एलॉय हैं, ठीक है, एलॉय या बोलो इसको क्या, मिश्र धातु, ये किसका काम करते हैं, फेरोमैग्नेटिक का काम करते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसका। अब ये एलॉय है क्या, ये अपने आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया है, एग्जांपल। तो मैंने आपको इनके बिहेवियर को बता दिया, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो कोई छोटा क्वेश्चन आ सकता है, इतने डिटेल से नहीं पूछते, फिर मैंने आपको विद डायग्राम उसकी हेल्प से बता दिया। एक वर्ड नया आपने सीखा, डोमेन, जो किससे रिलेटेड है, पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड है, डायमैग्नेटिक से रिलेटेड है या फिर फेरोमैग्नेटिक से। तो अभी आपने पढ़ा वो किससे रिलेटेड था, फेरोमैग्नेटिक से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात अपनी कंप्लीट हुई। और अब अपने बात कर रहे हैं किसकी, कलर की। पॉइंट नंबर क्या है अपना इसका, 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, कलर। कलर यानी रंग, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनकी पे बात कर रहे हैं, संक्रमण तत्वों की, वो रंगीन होते हैं स्टूडेंट्स, उनके कंपाउंड कलरफुल होते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपने कॉपर सल्फेट सुना होगा ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है, .5H2O, इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है। तो उसका जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लू होता है, ब्लू विट्रल भी बोलते हैं उसको, नीला थोथा भी बोलते हैं। तो अब ये कॉपर सल्फेट .5H2 जैसे मैंने बोला आपको, तो इसमें कॉपर आ रहा है, और कॉपर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो कॉपर, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जब ये कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो इनके जो कंपाउंड होते हैं ना, वो कलरफुल होते हैं, वो रंगीन होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है। कलर का मतलब क्या है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, रंगीन होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। बट जरूरी नहीं है सारे, इसकी भी शर्त होगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड कलर शो करते हैं तो सारे करेंगे, उसकी कंडीशन है। कंडीशन वही है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा था, किसके कारण शो हो रही थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ये क्या शो करेंगे बेटा, कलर शो करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कलर शो क्यों करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाए सिंपल कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर जो ये कलर शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उनका रीजन क्या है। तो कलर का रीजन अगर आपसे पूछे ना, रीजन कारण, तो आप क्या बताओगे,
ड्यू टू अनपेयर्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड ऑफिस में होते हैं, n-1 डी सब सेल, ठीक है, या डी सब सेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके कारण ये क्या है, कलर शो करते हैं। बट इतनी यहीं से बात खत्म नहीं हो जाती, ये तो सिंपल बेसिक बात होगी, ठीक है। बट इसका रीजन क्या है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन मैंने बता दिया। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वाला है ना, वही तो मैग्नेटिक शो करेगा, पेयर होते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, अभी अनपेयर्ड है तो ही कलर शो कर रहा है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो नहीं कर रहा। तो इसका रीजन क्या है? एक्चुअली बात क्या होती है स्टूडेंट्स, जब डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स जब कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जैसे कंपाउंड मैंने बताया आपको, कॉपर सल्फेट है, पूरे कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट एक पूरे कंपाउंड है, उसमें कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस तरीके से जब ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, रियल में ये जो बात है आपको समझ आएगी लेसन नंबर 9, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अंदर पूरा ये टॉपिक डिटेल से दिया हुआ है, वहां पर आपको डिटेल से आप पढ़ोगे। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, कंपाउंड क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना, यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो इनके कंपाउंड को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल, कॉम्प्लेक्स या बोलो आप संकुल यौगिक। ये क्या बताया मैंने, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उनके कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स या फिर संकुल यौगिक कहते हैं। अब संकुल या कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को तो मैं चलो एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो मेटल होते हैं, इसलिए इसको लिए एम से लगा दिया मैंने। एम का मतलब क्या है, मेटल। कौन सा मेटल, डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक जो तत्व है, धातु है, उसको लिया। जब इसके साथ, अब इसके साथ कुछ जुड़ेगा आकर के तभी तो कंपाउंड बनेगा ना, अभी तो सिंगल है, तब एज ए क्या है, ये एलिमेंट है। तो अब इसके साथ जुड़ रहे हैं उसको एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एल क्या होता है, लिगेंड, एल को बोलते हैं लिगेंड से। तो मेटल और लिगेंड के बीच क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। मेटल और लिगेंड के बीच किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, यानी मेटल और लिगेंड एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लेसन नंबर 8 है, लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। तो उसका नाम क्यों है, ये आपको समझ आ गई होगी बात, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है लिगेंड और मेटल के बीच में, और मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और ये पूरे का पूरा फिर क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये मेटल के साथ लिगेंड जुड़ेंगे, लिगेंड का काम क्या है, मेटल को क्या करना, लोन पेयर डोनेट करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब यहाँ पर ये डोनर है और यहाँ पर ये एक्सेप्टर है, ये दाता और ये क्या है, ग्राही है। और मेटल और लिगेंड के आपस में जुड़ने से, इनकी बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या संकुल यौगिक बोलते हैं। अब होता क्या है कि मेटल जब तक सेपरेट है ना, मेटल जब तक सेपरेट है तब तक उसके जो इसके अंदर क्या है, इसके डी ऑर्बिटल जो होता है मेटल के अंदर, मेटल जब तक सेपरेट है तब तक उसके पास लिगेंड नहीं आया, लिगेंड अभी तक इसके पास पहुंचा नहीं मान लो जुड़ने के लिए, तब इसके अंदर जो प्रेजेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में देखो जो डी सब सेल है, ठीक है, उसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। इसके अंदर डी जो मान लो इसका 3D सब सेल की बात कर रहे हैं अपने, 3D सब सेल के अंदर जो डी सब सेल है इसका, उसमें क्या है, 5 क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। कब, जब तक मेटल क्या है, अकेला बैठा है, जब तक मेटल सेपरेट है, जब तक मेटल के साथ लिगेंड जुड़ने नहीं आए ना, तब तक तो मेटल के जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी का लेवल क्या है, समान है, एक जैसा है, ठीक है। जो इसकी एनर्जी है वो इसकी सेम है। पर जैसे ही लिगेंड इसके पास आ जाएगा, लिगेंड इसके साथ बॉन्डिंग करने आएगा ना, तो ये इनकी एनर्जी समान नहीं रहती, सेम नहीं रहती, ठीक है। डी जनरेट वर्ड यूज करते हैं सेम एनर्जी के लिए, डी जनरेट बोलते हैं अपने, ठीक है, समभ्रंश बोलते हैं। तो इनकी एनर्जी क्या है, सेम नहीं रहती। लिगेंड के आने से इनमें रिपल्शन होता है, और कुछ ऐसा रिपल्शन के कारण कुछ ऐसा फिनोमेना होता है, डिटेल से आप पढ़ोगे अभी लेसन नंबर 9 में, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि 3D ऑर्बिटल जब मेटल सेपरेट था, अकेला था, तब तो ये 3D ऑर्बिटल के पांचों जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सेम थी। जैसे ही लिगेंड इसके साथ आया जुड़ने के लिए,
तो इनकी एनर्जी समान नहीं रहती, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। जो डी ऑर्बिटल है पांचों, वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, दो पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट होने का मतलब दो पार्ट में ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके स्प्लिटिंग में शो कर रहा हूँ। तीन जो डी ऑर्बिटल है ना, वो तो आ जाते हैं नीचे, ये तीन डी ऑर्बिटल की एनर्जी तो आ जाती है नीचे, और दो जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी चली जाती है ऊपर। कहने का मतलब क्या है, पहले जो पांचों की एनर्जी सेम थी ना, कब, जब मेटल के पास लिगेंड नहीं आया तब, और जैसे ही लिगेंड आता है, काफी इंटरेस्टिंग है, लिगेंड आने के बाद क्या होता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। पांचों डी ऑर्बिटल जो है वो दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं, एक सेट 3 का और एक सेट 2 का। 3 वाले सेट को T2G ऑर्बिटल कहते हैं, T2G ऑर्बिटल, और 2 का जो सेट है उसको EG ऑर्बिटल बोलते हैं। EG ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको ऊपर दिखाया। T2G की क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको नीचे दिखाया। ओवरऑल बढ़ती क्या है, सभी की बढ़ती है, बट कहने का मतलब क्या है कि पहले जो एनर्जी सेम थी अब वो वैसी नहीं रहती है। ठीक है, 3 की एनर्जी कम और 2 की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था इस डी के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था जब ये सेम एनर्जी लेवल के थे, यानी जब मेटल अकेला था तब इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था। जैसे ही लिगेंड इसके साथ जुड़ने के लिए आ गया, तो अब ये तो पांचों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, पहले जैसे रहेंगे नहीं, 3 और 2 इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भी ध्यान ही रहेगा, क्योंकि ये तो अब रहा ही नहीं, ये तो इसमें चेंज हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरा जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाके बैठता है जहां उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। तो ये कम एनर्जी वाला है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब होता है क्या है कि इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, उसको क्या कहते हैं, अपने डेल्टा ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ, डेल ओ। ठीक है, डेल ओ, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय संकुल क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं, लेसन नंबर 9 में सारे डिटेल से पढ़ोगे। एक बार आप इसे ध्यान रखो, इनके बीच के जो एनर्जी गैप, इसको डेल्टा ओ बोल रहे हैं अपने। डेल्टा ओ भी हो सकता है, डेल्टा टी भी हो सकता है। ठीक है, वो अलग केस है। तो डेल्टा ओ जो है वो इनके बीच का एनर्जी गैप है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी की अंतराल है, ऊर्जा का जो अंतराल है, वो क्या है, डेल्टा ओ है। अब मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो ये घुमाई करने जाता है, घूमना चाहता है, ऊपर जाता है, थोड़ी देर घूम के वापस आना चाहता है, तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं। इसको क्या चाहिए, पहले इसके बराबर एनर्जी चाहिए। तो अगर इसको इस गैप के बराबर एनर्जी मिल जाए इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा तो क्या करेगा, तो कुछ एनर्जी लेगा। अब वो एनर्जी लेगा कहाँ से, वो एनर्जी मिलती है विजिबल लाइट से, दृश्य प्रकाश से। तो होता क्या है कि विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश जो होता है ना, सूरज का प्रकाश जो होता है, वो उस लाइट से कुछ एनर्जी क्या कर लेता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है। कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी गैप है उसके बराबर, और यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वापिस भी आ जाता है, चलता रहता है, ये आना जाना। तो होता क्या है कि जो अपनी विजिबल लाइट होती है ना, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, आपने सुना होगा, दृश्य प्रकाश या विजिबल जो लाइट होती है उसमें 7 रंग होते हैं, विब ग्योर, छोटी क्लास में पढ़ा आपने ऐसे, विब ग्योर, 1 2 3 4 5 6 7 7 रंगों का समूह होता है, और सातों रंग मिलकर के सफेद होते हैं, श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, तो सूरज का प्रकाश है, सनलाइट है, उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, वो कलरलेस होता है। सातों जब एक साथ मिले होते हैं तो उसका कोई रंग नहीं होता। अब इन सातों ये लाइट है, एक तरीके से कलर है अलग अलग, इन सब की एनर्जी क्या अलग अलग है। मान लो कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसके लिए इसको ये जो जी है ना, ग्रीन कलर के बराबर एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, जब इस पर सनलाइट गिरेगी ना, तो सनलाइट में से ग्रीन वाली एनर्जी वो खा जाएगा, मतलब इसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ग्रीन वाले को क्या कर लेगा, ये अब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों अब्जॉर्ब कर लेगा, इसको अब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और जब ये इसको ऑब्जर्व करके यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अब जो बाकी बचा हुआ प्रकाश है ना, बाकी जो बची हुई जो लाइट है, वो कैसी हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी। सोचने वाली बात है ये, कैसे कि पहले ये कैसा था, व्हाइट था, जब सातों कलर थे, जब सातों कलर एक साथ होते हैं तभी तो वो व्हाइट होता है। इनमें से अगर एक कलर, दो या मतलब एक भी कलर अगर अलग हो जाए, तो अब इसका कलर व्हाइट नहीं रहेगा, अब ये कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, तो किसी एक यहाँ से कलर को ऑब्जर्व करता है जो इसको एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी दे सके, और उसको ऑब्जर्व करके क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, और बाकी लाइट को क्या कर देता है, एक को ऑब्जर्व करेगा, बाकी क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तो बाकी जो लाइट ये एमिट कर रहा होगा ना, बाकी जो लाइट प्रकाश ये एमिट कर रहा होगा, उत्सर्जित कर रहा होगा, वो क्या होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, वो व्हाइट नहीं होगा, सफेद नहीं होगा, वो रंगीन होगा। ठीक है, क्योंकि सातों रंग एक साथ है तभी व्हाइट है। ठीक है, और वो कलर डिपेंड किस पर करता है, एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि जैसे ग्रीन कलर इसने ऑब्जर्व किया तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है,
हर रंग का एक पूरक रंग होता है। ग्रीन कलर है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ग्रीन कलर ऑब्जॉर्व करने के बाद जो बाकी बचा हुआ जो कलर है ना, जो बाकी बचा हुआ जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो क्या होगा, एक स्पेशल कलर शो कर रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि उसने कौन से कलर को ऑब्जॉर्व किया, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर आएगा। इसलिए बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। ऑब्जॉर्व जो लाइट है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं, ये कहते हैं, उसका पूरक रंग ही शो करते हैं। तो ये थी बात स्टूडेंट्स, तो थोड़ी स्टोरी मैंने आपको बताई, ठीक है। हालांकि मैंने शॉर्ट में बताना चाहा, लेकिन मैंने इसको डिटेल में बताया आपको मैंने, ठीक है, क्योंकि सारी बातें ये लाइन लेसन नंबर 9 से है। तो मेटल लिगेंड जब पास नहीं आ रहा लिगेंड, मेटल के ऑर्बिटल क्या है, सेम एनर्जी के हैं, बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारी कुछ बातें। अब इसमें होता है क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है, तो इसको डीडी ट्रांजिशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। क्या बोला मैंने, डीडी ट्रांजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण। इलेक्ट्रॉन गया कहां और कहां से गया, ये है तो डी ऑर्बिटल। पहले ये 3 और 2 में डिवाइड हो गए, पहले भी डी थे, अभी है तो डी ना। तो डी से इलेक्ट्रॉन कहां गया, डी में तो गया है ना। तो डी से डी में इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन या डी डी संक्रमण। तो अगर वन वर्ड में आपसे पूछ लिया जाए भी रियल में कलर जो शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका रीजन क्या है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आप इजिली बता सकते हो, सीधा सिंपल, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी संक्रमण के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण, ठीक है, तत्व है, वो क्या है, कलर्ड होते हैं, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन क्या है, डी से डी में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, संक्रमण कर रहा है, और इस दौरान वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, किसी एक प्रॉपर लाइट को। बाकी जो बची हुई लाइट है फिर वो किसी प्रॉपर कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, और वही कलर फिर क्या है यहाँ पर अपने को कंपाउंड का दिखाई दे रहा है। तो ये बात थी। डीडी ट्रांजिशन क्या बता दिया आपको मैंने, ठीक है। जो व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट, उसके बाद बची हुई जो लाइट है वो किसी न किसी कलर को शो कर रही होगी। कलर जो होगा वो कम्प्लीमेंट्री होगा ऑब्जॉर्व कलर का, ठीक है। अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग शो किया जाता है। तो ये था रीजन। फिर भी इसको दोबारा आप और डिटेल से पढ़ सकते हो, तो लेसन नंबर 9 करोगे आप। तो लेसन 9 वैसे मैंने करवा दिया है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो किसी को, तो एक अदर यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर वो चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे अगर आपको वहां से देखना है तो कलर का रीजन बता दिया मैंने आपको। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, पॉइंट नंबर 9, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या बोलते हैं इसको अपने, अंतराकाशी, अंतराकाशी यौगिक। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करते हैं। चलो करते होंगे, ठीक है, लेकिन अपने को तो ये जानना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है, ठीक है। उसके बाद मजा आएगा ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, बट अपने लिए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक अपने को ये ना पता हो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड है क्या। तो कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। कि होता क्या है कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट आपस में अरेंज होकर के जब वो अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आयरन है, तो आयरन के अंदर कोई एक आयरन तो है नहीं, कई सारे आयरन के एटम है, आपस में अरेंज होकर के वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे कि मान लो ये मेटल का एटम है, ये दूसरी मतलब मेटल, एक मेटल का एटम, ठीक है, उसी मेटल का दूसरा एटम, उसी मेटल का अदर, उसी मेटल का अदर एटम, इस तरीके से पास पास अरेंज होते हैं। फिर इसके नीचे और एटम, ठीक है, इसके नीचे फिर और एटम होंगे, और एटम होंगे, इसी तरीके से एटम के आपस में जुड़ते जाते हैं और एक प्रॉपर क्या है, ज्योमेट्री बनाते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। जब मेटल के एटम आपस में ज्वाइंट होकर के, जुड़ करके एक प्रॉपर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक बोलते हैं। होता क्या है कि इस क्रिस्टल जालक या लैटिस में एटम बहुत पास पास आकर के जुड़ते हैं, बट कितना भी पास पास आकर के जुड़े ये, उसके बावजूद भी इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाती है। आप देखिए यहाँ पर देखो खाली स्पेस रह गई, यहाँ देख रहे हो आप ये खाली स्पेस। तो इनके आपस में, ठीक है, काफी ये बिल्कुल पास पास आके जुड़ते हैं, उसके बावजूद भी इनके अंदर कुछ स्पेस बच जाता है बीच में, एम्प्टी स्पेस, और उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतरा अवकाश। क्या बोलते हैं, अंतरा अवकाश, अंतरा अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतरावकाश बोलते हैं। और इस स्पेस के अंदर कुछ ऐसे दूसरे एटम, अदर एटम, जिनका साइज इस स्पेस के साइज के बराबर है, वो अगर किसी फिट हो जाती है,
तो कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, जैसे कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे कि मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, इनकी जो साइज होती है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस के साइज के लगभग बराबर होती है। तो ये आकर के यहाँ फिट हो जाते हैं, यहाँ करके बैठ जाते हैं, ठीक है, हम भाषा में कहें तो धंस जाते हैं, यहाँ पर आकर के फिट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और इस कारण जो ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट तो था ही, साथ में क्या आ गया, कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट और आकर के फिट हो गया। अब इस पूरे को क्या कहते हैं, अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। तो क्यों कहते हैं अंतराकाशी? इंटरस्टिशियल स्पेस बनती है, अंतरावकाश बनता है जब जुड़ते हैं आपस में, उस स्पेस में कुछ ना कुछ अदर कंपाउंड जो कुछ अलग एलिमेंट नॉन मेटेलिक या जो अधातु परमाणु वो आकर के फिट हो जाते हैं, और इस पूरे को फिर क्या बोलते हैं, अंतरावकाश, अंतराकाशी या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और इसके कारण काफी हार्ड हो जाते हैं, पहले से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, छोटी सी बात, बिल्कुल सिंपल। तो मेटल, अब मेटल की जो बात है, मतलब जब आपस में अरेंज होते हैं तो कुछ स्पेस बचते हैं इनके बीच में, और इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इसमें आकर के मेटल आकर के बैठ जाती है। लास्ट पॉइंट और रह गया है, कोई प्रॉब्लम टेक्निकल ना है तो फटाफट आपको बता देता हूँ मैं। एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स? एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन मैंने बताया आपको, पीछे वर्ड आया था मिश्र धातु निर्माण। मिश्र धातु निर्माण, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, मिश्र धातु का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। अब मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु मतलब क्या होती है, जैसे कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि जिंक है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, जैसे कि ये जिंक मेटल है पूरा, तो जिंक मेटल के अंदर कई सारे जिंक एलिमेंट है, जिंक के एटम है। अब होता क्या है कि अपने पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात अपने की थी कि इनकी साइज के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आता। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज क्या होता है, डिक्रीज, मिड में साइड लगभग फिक्स होता है, और लास्ट में जाके थोड़ा सा बढ़ता है। कुल मिलाकर के जो ट्रेंड अपने कह रहे हैं कि इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, कुल मिलाकर के इनका साइज लगभग ऑलमोस्ट क्या रहता है, बराबर सही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, एक जैसी होती है एलिमेंट्स की। तो ये क्या करते हैं, एक मान लो कि जिंक का क्रिस्टल है, तो जिंक के क्रिस्टल में से कुछ जिंक के एटम को रिप्लेस करके, ठीक है, कॉपर के जो एटम इसके अंदर फिट हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ से जिंक को रिप्लेस कर दिया मैंने, और कॉपर आकर यहाँ फिट हो गया, तो क्या दिक्कत है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जिंक की जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर थी उसमें कुछ कॉपर के एटम आकर के बैठ गए, कॉपर और जिंक लास्ट में आते हैं, शक्ति बकर फेकोनी पूजन, तो कॉपर और जिंक के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या है, कॉपर को एडजस्ट कर लेता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, जिंक के साथ में कॉपर के एटम आकर के मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके बाद जो मेटल बनती है, जो उसका मिक्सचर बनता है, उसको मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो मिश्र धातु में एक मतलब क्या है, मिश्र मतलब मिश्रित होना, मिक्स हो जाना। किसका मिक्स हो जाना? दो अलग अलग जो एलिमेंट है उनका मिक्स हो जाना, दो अलग अलग जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मेटल, ट्रांजिशन मेटल, उनका आपस में मिक्स होकर के क्या बना देना, एलॉय बना देना, इसी को कहते हैं एलॉय फॉर्मेशन। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो किसी कोई दूसरा जो एलिमेंट है वो किसी अदर एलिमेंट को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। आपस में क्या ये रिप्लेस करके और क्या है, एक मिक्सचर टाइप बना सकते हैं। इसको सॉलिड सॉल्यूशन में भी काउंट करते हैं, अपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो बात आएगी। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया एक तरीके से, ये मेटल का मेटल में सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था अपना एलॉय फॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, तो आज मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट को पूरा कर दिया है। कुछ दिन बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पार्ट नंबर 6 तक आकर के अपने कंप्लीट किया। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक आप पूरे वीडियो देखो, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट की एक बार लाइन टू लाइन बुक के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट होता है। और जब अब नेक्स्ट क्लास में अपने जब भी मिलेंगे तो बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।